अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। और आज पाकिस्तान में चारों सूबों के बाद वफाकी सतह के ऊपर भी हुकूमत साजी का काम आलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने हलफ उठा लिया। इसके साथ ही अभी जो सेनेट का इलेक्शन और उससे पहले सदारती इलेक्शन का मरहला शुरू हो चुका है। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होना है और उसके बाद फिर सेनेट के ज़िमनी और फिर सेनेट की खाली होने वाली नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होगा। लेकिन इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अहम फैसला किया है और ये तवक्को के मुताबिक ही फैसला आया है, क्योंकि जो इस वक्त ट्रेंड चल रहे हैं पाकिस्तान में उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जीत कर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे, उन्होंने पाकिस्तान भर में तकरीबन 81 मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त दी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और अब ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM को दी जाएंगी। ये फैसला हुआ है। इसी तनाजुर में हम बातचीत करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। शौकत बसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर रहनुमा हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपका टाइम देने का। ये इलेक्शन कमीशन आपसे मुसलसल पिछले 1 साल से मोहब्बत फरमा रहा है और आज भी बड़ी शफकत फरमाई है उन्होंने, तो इस सारे फैसले को कैसे देख रहे हैं और अब आपका क्या लाएमल होगा? खालिद मिर्ज़ा साहब, कौन सा इलेक्शन कमीशन, कौन सी अदालतें, कौन सा आइन, कौन सा कानून? पाकिस्तान में इस वक्त एक ही हुक्म है और वो हुक्म यही है कि बाय हुक और बाय क्रुक हमने पाकिस्तान पे कब्जा करना है। पाकिस्तानी अवाम एक जानब खड़े हैं और इस वक्त जो इदारे जो खेल खेल रहे हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। आपने इलेक्शन कमीशन का कहा, जो लंदन प्लान एक बनाया गया था, अब उसके वो आखिरी मरहल चल रहे हैं। ये जो सीटें छीनी गई हैं, ये भी एक तयशुदा प्लान था और जो काजी चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब, हालांकि जिनके मुतल्लिक 5 मेंबर बेंच की जजमेंट मौजूद है कि उसके ताबे वो केसेस नहीं सुन सकते थे खान साहब के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उन्होंने एक पूरा प्लान, जो आज मैं आपको लिंक उसका बता देता हूँ क्या हुआ, कि जाहिर है कि जो जुल्म की दास्तान पाकिस्तान के अंदर 4 अमर रहे हैं, उनका अशरे शीर भी नहीं है जो जुल्म पाकिस्तान में रवा रखा गया पार्टियों को तोड़ने के सिलसिले में, पार्टियां बनाने के सिलसिले में। यहाँ तो एक अजीब, मैं एक खुद पुराना पोलिटिकल वर्कर हूँ, 25-30 साल, मैंने ये आमराना निजाम, इस वक्त मार्शल से बहुत अगले वाली स्टेज है। मैंने मार्शल में भी ये मामला नहीं देखे। अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं तो इस तरह कभी नहीं होता था कि आप इस तरह दीदा दलेरी के साथ पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करें, पाकिस्तान की आवाम को ये समझे ये भेड़ बकरियां हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं, कि कोई हैसियत औकात नहीं। 25 करोड़ का मुल्क है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कुछ अब हुआ है, वो काजी चीफ जस्टिस काजी फैसल ने जो फैसला दिया था 11 लाख मल्ला छीनने का, वो धांधली हो, वो हमारी जो इलेक्टेड सीटें छीनने वाला मामला हो, और उसके बाद ये वाला खरीदो फरोख्त जो हमारी मंडी लगी हुई है, और सबसे बढ़कर आज जो सिलेक्शन कमीशन, तो हमारे से बहुत मोहब्बत, पुरानी मोहब्बत है सिलेक्शन कमीशन की, काफी दिनों से चल रही है। और ये देखेंगे आप, उन्होंने, मैं समझता हूँ कि, मैं फिर कह रहा हूँ आइन है नहीं है, कोई कह रहे ना आइन टूट गया, कानून टूट गया। पाकिस्तान में इस वक्त देयर इज नो लॉ। लॉ एक ही है कि पाकिस्तान पे कब्जा करना है, और वो कब्जा उन्होंने कर लिया फैसले के बाद। आज जो मखसूस नशिस्तें जिन ली, यहाँ पर इलेक्टेड सीट्स नहीं दी गई मेरे भाई। मैं आपके सामने इलेक्टेड एमएलए बैठा हूँ साउथ पंजाब, बहावल नगर, औरंगाबाद, कोटाबाद से। यहाँ से कामर डिप्टी जनरल ज़ियाउल हक का बेटा तीसरे नंबर पे था 58,000 वोटों के साथ, और शौकत बसरा 1 लाख वोटों के साथ वो तीसरे नंबर वाला जीत गया, नून लीग वाला दूसरे नंबर पर है। इस तरह पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में डाका पड़ा है। तो इसका एंड जो मैं देख रहा हूँ ना खालिद जमील साहब, वो सिवाय अफरा तफरी के, इंतशार के, सिवाय पाकिस्तान को और अनस्टेबल करने के, क्योंकि इंस्टेबिलिटी के अलावा कुछ नहीं होगा। आप लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, और आप अपने लल्ले तल्लो में पड़े हुए हैं। तुम सदर बन जाओ, तुम अली जफर साहब ने, बसरा साहब, अली जफर साहब ने सेनेट खिताब जब किया तो उन्होंने कहा कि एक तो इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो, आर्टिकल 6 लगना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, और दूसरा जो है कि ये सदारती इलेक्शन और सेनेट का इलेक्शन जो है कि वो फिल वक्त रोका जाए। उससे पहले जो है कि हम इसको चैलेंज करेंगे और अदालतें पहले इस पर फैसला करें, फिर सदारती इलेक्शन और सेनेट का इलेक्शन होना चाहिए। आप समझते हैं कि ये रास्ता ठीक है, या इससे हटकर भी आप कुछ और रास्ता इख्तियार करना चाहेंगे? देखिए खालिद साहब, गुजारिश ये है कि हमने, जाहिर है आज पूरा साल 1.5 साल हो गया है, हम इदारों से तो नहीं
लड़ रहे, हमने सुप्रीम कोर्ट पर कोई हमला नहीं किया, जिस तरह माजी में हुक्मरान करते रहे मियां नवाज शरीफ वगैरह, जिनको जो आज इस पूरे लंदन प्लान के बेनिफिशियरी हैं। 17 सीटों के साथ आज एक वजीर आज़म बन गया डिग्गी वाली सरकार। 36 सीटों वाली मरियम बीबी ने पंजाब पे कब्जा कर लिया है और दोनों हारे हुए, और 24 सीटों वाला माशाल्लाह लंदन प्लान के ताबे वो सदर बनने जा रहे हैं। तो जाहिर है इन्हीं निजाम है, और 180 सीटों वाला आज जेल में पड़ा हुआ है। तो चले ये भी करके देख लें, लेकिन मैं फिर कहूंगा इदारों से नहीं लड़ेंगे, इदारों से लड़ नहीं सकते। हमने इन्हीं इदारों में अपने केसेस लड़ने हैं, अदालतों में केसेस लड़ने हैं, लेकिन हमें पता है इस बात का कि पूरा निजाम है जो जकड़ा हुआ है नीचे से लेकर ऊपर तक। काजी चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब के होते हुए किसी इंसाफ की तवक्को नहीं है, हमें जस्टिस आमर फारूक के होते हुए किसी इंसाफ की तवक्को नहीं है। ये उसी वक्त ही मुमकिन है जब काजी चीफ जस्टिस फायजी साहब वो अपने आप को बेंच से अलग करें। 5 मेंबर की जजमेंट मौजूद है, और हम तो पहले भी कह चुके हैं कि ये जो इतना बड़ा धांधला हुआ है, आप इससे आगे कैसे जा सकते हैं? ये चल नहीं सकेगा निजाम। आप अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो फुल कोर्ट बनाए, और फुल कोर्ट बनाने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसको लाइव दिखाएं, लेकिन नॉट चीफ जस्टिस काजी फाइज से सब उसके हिस्सा ना हो, बाकी जजेस पूरा फुल बेंच हो, फुल कोर्ट। और दूसरी बात देखिए, हम तो पीटीआई वाले हैं जिनके साथ पूरा पाकिस्तान है। अच्छा सब हमारे नजरियाती सियासी मुखालिफ है, उनकी आवाजें सुन लें। आप मौलाना फजलुर रहमान साहब की आवाजें सुन लें, उनको छोड़ दें। तीसरी जमात कराची में जिन्होंने डाका मारा, जिनके 10-10 हजार वोट थे, हमारे 1-1 लाख वोट, वो क्या कह रहे हैं? टेस्टोरी साहब की आप वीडियो सुना दें। आप जमात इस्लामी ANP जमात। लेकिन मैं जो बात खालिद जमील से बात जो गुजारिश करना चाहता हूँ, इस वक्त अमली तौर पे इंसर्जेंसी बलोचिस्तान में, केपी में मुकम्मल तौर पर हो चुकी है। अवाम ने यहाँ और वहां पे अवाम सड़कों पर आ चुकी है, वहां आमना सामना हो चुका है, और ओपनली ये जमातें कह रही हैं कि हमारा कोई अमल दखल नहीं है, हमें स्टैब्लिशमेंट लेकर आई है। मैं फिर कह रहा हूँ, स्टैब्लिशमेंट के लिए हमारी वो, हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान कहते हैं कि मेरे से ज्यादा फौज की मुल्क को जरूरत है। अच्छा बसरा साहब, एक जो बड़ा अहम नुक्ता है, पिछले चंद दिनों से इस्लामाबाद में बहुत सीरियस हलकों के अंदर ये गुफ्तगू चल रही है, और नज़र आ रहा था कि सीटें दी जाएंगी कि ताकि 2/3 मेजॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बन सके हुकूमती इत्तेहाद की। और ये जो पिछले 1.5-2 सालों में जितने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इकदाम हुए हैं, उनको लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम के ज़रिए वैलिडेट करवाया जाए, ये एक पर्पसफुल एफर्ट नज़र आ रही है। तो आप समझते हैं कि उस तरफ जा रहे हैं, और इसमें या फिर आपकी जमात का क्या किरदार होगा? माशाल्लाह आपकी बहुत गहरी नजर है, आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। बिल्कुल आपकी बात 100%, उसमें मैं एक इशारिया भी ऐड नहीं कर सकता, ना निकाल सकता हूं। बिल्कुल उसी प्लान के ताबे सारा कुछ हो रहा है कि आज 17 सीटों वाली जमात 2/3 मेजॉरिटी भी चली गई है। तो चले, अगर ये आखिरी तजुर्बा भी करके आपने पाकिस्तान से देखना, इंडिया आपके साथ है, वहां देख ले कि आपकी इकोनॉमी कहां पहुंच गई है, आप उनके मामला कहां पहुंच गया। हमारे देखिए क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने पाकिस्तानियों को हकीर समझकर, उनको कीड़े मकोड़े समझकर उनको कह रहे हैं कि आपकी जरूरत नहीं है, आपके वोट की जरूरत नहीं है, तो आप अपनी साइड अपने आप रखें, हम इदारे चला लेंगे। ऐसा नहीं होगा खालिद साहब। आप वक्ती तौर पर तो समझ रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हार रहे हैं, और पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बने। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। आज अगर आपको आशीर्वाद हासिल है उन कुव्वतों की भी जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार देखना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी देखना चाहते हैं, ठीक है, आप उनके साथ मिलकर उस एजेंडे पे अगर चल रहे हैं सारी पार्टियां, तो कर लें। ये वही पार्टियां ना 70 साल से आबरियत रही है, या 4-4 बारियां 3-3 बारियां लोगों ने ली है। पहले भी आपने PDM का जो 16 महीने जो आखिर किया उन्होंने इस पाकिस्तान के साथ, आप दोबारा फिर मैं कह रहा हूं कि इन लोगों को, जिन लोगों ने सिवाय लुट्टन ते फुट्टन के अलावा, अपने असासे बनाने के अलावा, TTs लगाने के अलावा, अपने फॉरेन एसेट्स बनाने के अलावा, मुझे ये बता दें, मैं चैलेंज से ये बात कहता हूं, इनका क्या इंटरेस्ट और क्या स्टेक पाकिस्तान के साथ है? जो बंदा पाकिस्तान के लिए मर मिट रहा है, अपनी जान तक कुर्बान कर रहा है, और उसको आपका क्या ख्याल है? मैंने मुंतखब हुआ हूं, मैं खान साहब से मिला हूं, ये तो वजारत जुमा खान साहब को घर आकर दे दे दे, आ जाओ रल के बारी लेने। क्या पाकिस्तान, खान साहब या पाकिस्तानी अवाम इसलिए आज खान साहब के साथ खड़े हुए कि हम चोरों के साथ चले जाए? हम फिर वही काम करें कि जी मैं वज़ीर आज़म बन जाना,
तुसी सदर बन जाओ, बाकी जो है वजीर बन जाए, आओ जी हम अपने अपने माल खाते हैं, कमाते अच्छा, हैं, ये वहां बसरा गए साहब बांटने। इस्लामाबाद पिंडी के अंदर बड़ा संजीदा हलके जो हैं वो इस चीज़ की गुफ्तगू फ्राम डे फर्स्ट 8 फरवरी के बाद से कर रहे थे कि ये पीटीआई को चाहिए कि सपोर्ट ले लें, और वो उसके अंदर जो जस्टिफिकेशन दे रहे थे वो ये दे रहे थे कि अगर ये हुकूमत नहीं लेंगे तो ये सारे मिलकर ये इकदाम करेंगे, 2/3 बनाएंगे, फिर कुछ एक्सटेंशंस होंगी, फिर आइनी तरमीम होंगी, और फिर जो पिछले 1.5-2 साल से एक फुस्तायत का निज़ाम चल रहा है इसको लेजिटिमेट कवर दे के इसको आगे बढ़ाया जाएगा 3 से 5 साल तक। तो आपको ये नज़र आता है? खालिद भाई मैं एक बात बताऊं, अल्लाह हक है, एक सोच इंसान सोचता है लेकिन होता हुआ है मेरा रब चाहता है, मेरा ईमान है। हम्म। आप, मैं फिर कह रहा हूं, आपने बहुत बड़ी मनसूबाबंदी कर ली, आपने पूरी प्लानिंग करके पहले आइन को अलमारी में बंद कर दिया, काकड़ फार्मूला, मोहसिन नकवी फार्मूला, 1 साल वहां पे भी ये सब लोग मिले हुए हैं। मैं फिर कहूं पूरा सिस्टम मिला हुआ है। जो बात आप कह रहे हैं ये ज़बान ज़दाम है। ये हर आदमी, आजकल मोबाइल का दौर है, आप देखें ना कितना शौर है। आपने 200 निशानात दे दिए पार्टी को, आपने कैंपेन नहीं करने दी, आप लोगों ने उनको जलसा जुलूस नहीं करने दिया, लीडर उसका अंदर है, आपने कहा पार्टी खत्म हो गई। क्या हुआ? लोग बहुत बाशऊर हैं। जो बात खालिद जमील साहब आप यहाँ बैठ के इस्लामाबाद में कर रहे हैं ना, मेरा हल्का बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर है, साउथ पंजाब का आखिरी डिस्ट्रिक्ट भावलनगर है। एक एक बात लोग देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और तारीख जो है ना वो किसी को माफ नहीं करती। जो कुछ आज लोग एक एजेंडे किताबें, मैं फिर कह रहा हूं, एक एजेंडे किताबें पाकिस्तान को कमजोर से कमजोर कर रहे हैं। 8 तारीख को पाकिस्तान मजबूत हुआ था, 8 तारीख को रात 9 बजे फेडरेशन को और पाकिस्तान को इकट्ठा रखने की एक ही पार्टी है, एक ही लीडर है, उसका नाम इमरान खान है। इमरान खान के पीछे लोग खड़े हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आपने 9 तारीख को 47 वाले 1947 में आजाद हुए थे, दोबारा 47 में चले गए, और आप अल्लाह नबी के नामों के नीचे खड़े होकर आधी से ज्यादा असेंबली झूठे हलफ उठा रही है। मुझे बताइए अल्लाह की मदद किस तरह शामिल होगी? मैं बार बार खालिद जमील साहब कह रहा हूं, ये जो मर्जी फार्मूला बना ले, जिस तरह मर्जी ये सारे निजाम को जकड़ ले, हर जगह पे अपने अपने इन्होंने लोगों को बिठा दिया, जैसे इलेक्शन कमीशन है, आपकी सुप्रीम कोर्ट है, आपकी हाई कोर्ट है। लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं, अवाम की ताकत से बड़ी ताकत कोई नहीं है, और अल्लाह ताला सब कुछ, चूंकि हमारा ईमान है कि पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है। अच्छा बसरा साहब, एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगा कि अवाम की ताकत से नो डाउट कि बैलेट की ताकत जो है बुलेट से कहीं ज़्यादा बड़ी ताकत है। अच्छा, एक आपके अपनी सफ़ों के अंदर ये बात हो रही है और अवामी सतह के ऊपर भी हो रही है कि जितनी बड़ी इस वक्त पब्लिक सपोर्ट आपके पीछे है, आप 8 फरवरी से लेके अब 4 मार्च तक ऑलमोस्ट ये 26 दिन गुजर चुके हैं, सारे सूबों में मरकज़ में हुकूमत बन गई, आप सदर सेनेट का इलेक्शन भी होने जा रहा है, लेकिन आप उस तरह से पब्लिक को मोबिलाइज करके सड़कों पर नहीं ला सके, प्रेशर नहीं क्रिएट कर सके कि इसके आगे को बंद बांधा जाए। तो आप समझते हैं कि बात दुरुस्त है, या जो आपकी स्ट्रेटजी है वो ठीक है, या आप समझते हैं कि अभी आप आवाम को... खालिद साहब मैं फिर गुजारिश करूं, जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ और उस पार्टी के साथ हुआ है, मैं 4 आमरों का दौर इकट्ठा कर लूं तो उसका अशरे अशीर भी नहीं है। यहां पर मैं अपने इस वक्त इलाके हरुणाबाद घर में मौजूद हूं, जिस घर में मौजूद हूं 10 दफा इस घर की चादर, 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। अगर बात मेरी जात तक रहती, मुकदमों तक रहती तो कुछ नहीं रहा, लेकिन बात जब आपकी माओ बहनों बेटियों तक पहुंच जाए, अब इस हद तक आपने खौफ पैदा कर दिया लोगों के अंदर कि हम आपकी माँ को उठा लेंगे, बहन को उठा लेंगे, बेटी को उठा लेंगे, और अपने तौर पर उठाया गया। 9 मई की आड़ में मैं फिर कह रहा हूं, घर घर के अंदर आपने तमाम लोग, मैं फिर कह रहा हूं, इमरान खान पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, उनके वोटर्स, सपोर्टर्स, उनके साथ क्या नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद दहशतगर्द है, तैयबा राजा दहशतगर्द है, सनम जावेद दहशतगर्द है, माए बहने बेटियां तो सबकी साझी होती हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, लोग खौफ के बुत तोड़ रहे हैं। लोगों ने केपी और बलूचिस्तान सड़कों पे आकर पैगाम दे रहे हैं। पंजाब में जो सबसे बड़ा सूबा है, उन्होंने, मैं फिर कह रहा हूं कि आपने इंटरनेट बंद कर दिया, आपने टेलीफोन बंद कर दिए, खौफ,
कुछ नहीं होगा, साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल हो गई है। और जहां पाकिस्तान में पता क्या होता था, जरा कहते हैं ना साड़ी गल हो गई है, तो लोग पीछे लग जाते थे। तमाम तमाम कुत्ते साथ थी, लोग समझ रहे थे लेकिन अमेरिका के अवाम ने साथ बिल्कुल है, बदला, इंटरनेशनल कुत्ते के और साथ है। शायद पहले अवाम शायद जो है कि एक मजीद। मेरा फिक्रा, खालिद भाई एक फिक्रा, एक जी। फिक्रा आपने, अवाम ने इसके बावजूद इतना बड़ा टर्न आउट, लोग उनकी मुखालफों की गाड़ियां इस्तेमाल की, हमारे कोई कैंप नहीं थे, हमारी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी। अंदर जाके जब गए, उन्होंने कहा इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, पाकिस्तान का नौजवान 60-70% है। मैं बार बार कह रहा हूं, अल्लाह ना करे वो दिन आए कि आवाम की कि आवाज़ उसके सुननी लीडर चाहिए, सामने आया। डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया बसरा साहब। प्रोग्राम के वक्त ख़त्म हो रहा है और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नुमाइंदा शौकत बसरा हमारे से बात कर रहे थे। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसके ऊपर अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम PMLN की क्या पॉलिसीज़ हैं हुकूमत साजी के हवाले से और क्या तरजीहात चैलेंजेस हैं, वो क्या हिकमत अमली ज़हन में रखते हैं, उससे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत करेंगे नई हुकूमत की चैलेंजेस और तरजीहात के हवाले से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया। बाज़ाब्ता तौर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने हलफ भी उठा लिया और अपना जो मनसब है वो संभाल लिया है। आप क्या समझते हैं जो मौजूदा हालात हैं, जो सियासी चैलेंजेस हैं, कुछ अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है सियासी तौर के ऊपर भी, माशी तौर के ऊपर भी, तो ऐसे में इस हकूमत को जो ख़ुद भी इत्तेहादी हुकूमत होगी क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट अभी मेजॉरिटी नहीं है, तो उनको कौन कौन से चैलेंजेस होंगे और क्या क्या तरजीहात होनी चाहिए? देखें, बात यह है कि हुकूमत बनाना और हुकूमत में बैठ जाना इन हालात में वो इतना आसान नहीं है मेरी मेरी नजर में। मैं क्योंकि वहां पे मैं डायरेक्टली तो मैं उसमें नहीं हूँ, मेरा कोई इनपुट तो नहीं है उसमें। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत नाम है आपकी वजीर आजम और उसकी टीम का। अब देखना यह है कि उनकी जो इंतखाब है उनका वो कैसा होगा, और फिर उसके बाद असल जो होगा इम्तिहान, वो है आपका उन जो आपके ऑफिसेज हैं, जो आपके पोर्टफोलियो हैं, जब आप उन पे बैठ जाएंगे उसके बाद देखना यह है कि आप किस हद तक अपनी इनपुट देते हैं या किस हद तक आप डिलीवर करते हैं। दो तीन चीजें, एक चीज तो ये है कि ये इसमें दो राय नहीं है कि इक़्तिसादी हालात बहुत खराब है। उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने जो बैरूनी दोस्त हैं उनके साथ आपको राबत बड़े तेज करने पड़ेंगे, उनकी मोहब्बत और उनकी शफकत और उनके साथ के साथ आप शायद अपने मामला को ठीक कर दें। लेकिन इंटरनली आपकी पॉलिसीज क्या होंगी, आपकी इंडस्ट्री, आपकी जो है दो चीजें ना आपके मुल्क में, एक आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है और दूसरी आपकी है दूसरी जो इंडस्ट्री आपकी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या इंजीनियरिंग बेस के ऊपर कर रही है, एक्सपोर्ट कह लीजिए या मैन्युफैक्चरिंग। लोकल कह लीजिए, जो भी है। अब उसमें देखते हैं आपकी पॉलिसीज टुवर्ड्स दोनों इंडस्ट्री। देखें, एग्रीकल्चर भी उतनी ही अहम है, उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप प्रोड्यूस करते हैं। अगर उसकी मेगा प्रोडक्शन होती है तो फिर आप उसको आप एक्सपोर्ट करके उससे फॉरेन एक्सचेंज दे सकते हैं। आप अपने बाहर के दोस्तों को जो रेमिटेंस भेजते हैं उनके लिए आप क्या क्या अट्रैक्शन लाते हैं। फिर तीसरा ये जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि आपकी लोकल इंडस्ट्री इसमें बहुत बुरी हालत में है। तकरीबन ये कह लीजिए कि बंदिश की हद तक पहुंची हुई है। जिसको SME और या अगर कॉटेज इंडस्ट्री आप कह सकते हैं, जिसमें बिल्कुल घरेलू सतह के ऊपर जो कॉटेज जी जी। इंडस्ट्री, नहीं कॉटेज इंडस्ट्री नहीं, हर तरह की इंडस्ट्री। देखा, मैं आपको दो चीजें उसमें कोई भी इंडस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, उसकी दो चीजें कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपकी गैस और दूसरा आपकी बिजली। अब आप देखना ये है कि आपकी पॉलिसीज टूवर्ड्स इंडस्ट्री क्या होती है। अगर तो आप अपनी अपनी इंडस्ट्री को चलाने में कामयाब हो जाते हैं, मैं दोनों इंडस्ट्री की बात करूं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की भी और आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो अगर आप इसको चलाने में कामयाब होते हैं तो उसमें दो चीजें आपके सामने आ जाएंगी। एक तो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपकी बेहतर हो जाएगी, लोग काम पे चले जाएंगे। उसके लिए फिर छोटी मोटी जो आपकी है ना महंगाई, वो आपको इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी।
क्योंकि अगर एक घर के 4 अफराद या 3 अफराद भी अगर काम पे बैठे हुए हैं तो उनके लिए जिंदगी को गुजारना बेशक इसमें नहीं है, बड़ा हम्म ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन गुजारा वो अपना करेंगे। तो हम्म ये दो चीजें मैं ये समझता हूँ बड़ी अहम है। हम्म हुकूमत के बाद ये दो चीजें जो है इन पे अपनी तवज्जो मरकूज करना और हम्म अपनी पूरी एनर्जी से, अपनी पूरी तवज्जो से, अपने पूरे स्किल के साथ इन दो चीजों पे काबू फोकस करना पाएंगे होगा। तो मेरे ख्याल में आपने काबीना के बेहतर होगा। इंतखाब का रेफरेंस दिया। अगर हम 16 माह की पीडीएम की गवर्नमेंट देखें उसमें भी इत्तेहादी हुकूमत के ऑलमोस्ट यही सारे थे, मासवाए जेज अभी नहीं है, बाकी सारे वही लोग हैं। तो इलेक्शन कंपेन में जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने डिस्टेंस क्रिएट किया था और तमाम का तमाम जो इकोनॉमिक क्राइसिस का मलबा था वो पीएमएलएन के ऊपर डाला था कि क्योंकि उनके पास मिनिस्ट्रीज थी। अभी आप समझते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत फिर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से बन रही है और पीपल्स पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कैबिनेट का हिस्सा बनना चाहिए, या वो कैबिनेट से अगर अलग हो गए सारी जिम्मेदारी फिर नून लीग के ऊपर छोड़ते हैं, तो फिर क्या सूरत हाल देखते हैं आप? मेरा 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 मानना ये है कि मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी सिर्फ ये देखेगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसकी डायरेक्शन क्या। अगर हम्म तो वो समझे कि डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है और आप सही रास्ते पे चल पड़े हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर हुकूमत का एक हिस्सा बनने में अपने आप को बेहतर समझेंगे, तो मेरा हम्म अपना ख्याल है। हम्म क्योंकि इस वक्त वो समझते हैं कि इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं कि उनको निपटना बड़ा मुश्किल है। हम्म लेकिन ये ऐसा नहीं होता। मैंने आपसे गुजारिश की है कि एक बात पता नहीं हम क्यों भूल जाते हैं, एक बात को कुछ समझ नहीं आती। खैर, मैं इतना कोई अक्ल और दानिश का मालिक तो नहीं हूँ, जैसे आप लोगों से जीरक लोगों से कुछ बातें सुन के अपने दिमाग में रख लेता हूँ और फिर आपके सामने पेश कर देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान को अगर आप ये समझें कि आपके बैरूनी दोस्त जो हैं या बैरूनी जो ताकतें हैं वो तनहा छोड़ देंगी, तो ये नामुमकिन चीज है। हम्म आप दो चीजें आपको ज़हन में रखें। एक पहली चीज ये है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, एक, और दूसरा फिर न्यूक्लियर पावर भी है। हम्म तो ये कैसे मुमकिन है कि आपकी बैरूनी ताकतें जो आपको बिल्कुल तनहा छोड़ देंगी, चाहे आप जैसे मर्जी पर इक़दाम करें? ये हम्म मुमकिन नहीं है। हम्म आपने अभी थोड़े देर पहले सुना होगा, रशियन एम्बेसडर का एक पैगाम था जो आपने सुना होगा, कि उन्होंने एक पैगाम दिया था कि हम ये बात का यकीन रखते हैं कि पाकिस्तानी असला जो है वो यूक्रेन में इस्तेमाल नहीं होगा। तो हम्म ये एक तरह की आपकी तरफ इशारा था, पाकिस्तान की इकॉनमी को दुरुस्त कर दे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हम्म फिर मेरे ख्याल में ये दो चार चीजें जो है, उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है जब देखेगी डायरेक्शन तो फिर मेरे ख्याल में कैबिनेट का हिस्सा बनेगी। मैं वैसे समझने से कासिर हूँ सर कि आप वोट भी दे रहे हैं, आप सपोर्ट भी कर रहे हैं और कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन रहे। हम्म आप क्या समझते हैं कि लोग इतने सादे हैं या इतने ही अक्ल और दानिश के मालिक नहीं है? सब समझते हैं कि आप एक हिस्सा तो हैं, लेकिन हम्म इस वक्त डायरेक्टली आप अपनी जिम्मेदारी जिम्मेदारी लेना नहीं नहीं लेना चाहते। चाह रहे। आप और दूसरा एक और शेख साहब, जो अमूमन बातचीत हो रही है यहाँ इस्लामाबाद पिंडी के अंदर, बहुत से लोगों से हम सुनते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पीपल्स पार्टी ले रही है, सदर का मनसब भी उनके कैंडिडेट होंगे और डेफिनेटली जीत भी जाएंगे। इस वक्त जो नंबर है वो नज़र आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर। अगर वो हिस्सा नहीं बनते और फिर एक ब्लैक मेलिंग का एलिमेंट है कि पीपल्स पार्टी किसी वक्त भी अगर सदर मुमलकत प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि एतमाद का वोट लें और पीपल्स पार्टी पीछे खींच ले, कि आप जिम्मेदारी लिए बगैर जो है कि हुकूमत इंजॉय करना चाह रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे, तो इसका मतलब है कि जो अनसर्टेनिटी है, लोकल इन्वेस्टर भी आपका और जो बाहर का भी है वो ये देखता है कि अगर यकीनी सूरत हाल हो, इस्तेकाम की सूरत हाल हो, एक तरफ अपोजिशन ऐवान के अंदर भी बाहर भी जो हालात हैं वो भी हमें नज़र आ रहे हैं। तो इस पे मेरा आपकी क्या ओपिनियन होगी कि आप नहीं समझते कि ये एक बड़ी जो है कि ख़तरे के अंदर हमेशा ये गवर्नमेंट रहेगी और शायद इतने खुल के नहीं? नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपकी वसातत से ये अर्ज करना चाहूंगा, हम्म पता नहीं मेरी आवाज उस कानों तक पहुंची है कि नहीं पहुंची, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जैसे आपने निशानदेही की ना कि अपोजिशन की, मेरा ख्याल है हुकूमत को मेरे ख्याल में हुकूमत पे हम्म बड़ी जिम्मेदारी होती है और उस पर बर्फबारी, बर्दाश्त, तहम्मुल और बड़े मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। और उनको सिर्फ और सिर्फ अपने उन चीजों की तरफ अपनी
तवज्जो को मरकूज करना चाहिए जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल और मसाइल का पेश आना है। तो मेरे ख्याल में शायद आप फिर अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते पर डाल लेंगे। एक और बात मैं आपको अर्ज कर दूं कि थोड़े ही अरसे में, ज्यादा अरसा नहीं है, थोड़े ही अरसे में ये समझ आ जाएगी कि आपकी जो सिमत है वो सही रुख की तरफ है। और जब आपकी ये चीज जो आप अपने ये चीज जो आप लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गए, तो फिर मेरे ख्याल में लोगों में इतने बर्दाश्त और सब्र है कि वो इस उम्मीद पे आपके साथ जुड़े रहेंगे कि शायद आप इस मुल्क को इस गिरदाब से निकाल लेंगे। और इंशाल्लाह मेरा अपना ख्याल है कि मैं आपको एक गुजारिश कर दूं, मेरा मानना ये है, आपका भी यही होना चाहिए, हम जैसे लोग जो जिनका उड़ना बिछोड़ना इस मुल्क में है, तो वो तो खैर की बात ही करेंगे, हम मुस्बत बात करेंगे, मसाइल के हल की बात करेंगे, पाकिस्तान के अवाम की बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में शायद ये रवैया अगर हर कोई ये अपना ले कि ठीक है सियासत हो जाएगी, सियासत चलती रहेगी, दुश्मनियां चलती रहेंगी, दुश्मनों से आप निपट लेंगे, दुश्मनों से बराबर आपके अपने सियासी हरीफों से निपट लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए आप सबको मुस्बत सोच रखनी चाहिए, हल की तलाश करना चाहिए, हल के जो है आपके सॉल्यूशंस वो आपको बताने चाहिए। वरना तो आप हर किसी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है यहाँ पे महंगाई बहुत है, हालात बड़े मुश्किल है, इक्तिसादी हालात बहुत खराब है, दहशतगर्दी बहुत बुरी तरह फैली हुई है, आपका दुश्मन आप पे हंस रहा है और देख रहा है आपकी तरफ। तो ये इन सब चीजों को निपटने के लिए मेरे ख्याल में अपनी अपनी जात से उठ के सोच रहा हूँ। बाहर निकला तो होगा। फिर ये लेकिन शेख साहब अगर हम देखें, तीन चार जमातें जो हैं वो, उसमें तो ये जो आप बात कर रहे हैं वहाँ पे सोच पाई जा रही है। PMLN भी, पीपल्स पार्टी भी काफ़ी हद तक जो है कि वो साथ ही हैं। MQM, काफ लीग और IPP बाप जो है कि ये छोटे ग्रुप हैं। लेकिन जिस तरह से JUI के सरबराह ने की अभी आजकल की गुफ्तगू है कि वो कह रहे हैं हम इसको तस्लीम ही नहीं करते, हम हुकूमत का तख्ता उलट देंगे, अब स्ट्रीट पावर है उनके पास। सिंध में GDA या JUI मिलकर और जमात इस्लामी भी वहाँ पे कह रही जी हम सिंध को बंद करेंगे, कौमी शाहराहों को। अगर KP में आज चीफ मिनिस्टर वफाकी प्राइम मिनिस्टर की तकरीब में नहीं आते, वो कहते हैं हम इसको तस्लीम ही नहीं करते। तो ये जो सिचुएशन है, और बलूचिस्तान के अंदर जो अचकजई साहब और जो बाकी जमातें हैं, पख्तून और बलोच जमातें हैं, वो भी अगर कह रही हैं जी कि हम बलूचिस्तान बंद करेंगे, तो फिर तो ये हुकूमत का बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अनसर्टेनिटी भी होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं होगी, तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो सकेगी? मैंने आपसे गुजारिश की है ना कि मेरी अगर आवाज उन तक पहुंची है, तो मैं ये कहता हूँ इन चीजों को, इन बातों को बिल्कुल खातर में लाएं, अपनी पूरी तवज्जो इस मुल्क के मसाइल की तरफ रखें। अब देखें यहाँ जो लोग इक़्तिदार में नहीं है, वो तो यही कहेंगे ना जी ये आज खत्म हो, कल फिर दोबारा इलेक्शन हो, क्या आपका मुल्क मुकम्मल हो सकता है इस बातों का? क्या आप ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ बड़ी दोस्ती का साहिब दबाई जा रही है? कोई नहीं, जरा थोड़ा सब्र कर लें, बर्दाश्त कर लें, अपनी बारी का इंतजार कर लें, फिर लोगों के पास चले जाइएगा, जिसको वक्त आएगा, मौका आएगा, वहां देख लीजिएगा। फिलहाल तो आपको अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम सिर्फ जीतना चाहते हैं, हम सिर्फ हुकूमत करना चाहते हैं, हम ये बर्दाश्त ही नहीं करते कि कोई और आगे हुकूमत कर ले और हम यहाँ बैठ के उसके नीचे और काम करते जाएं। ये बड़ा अलमिया है। इस यही मैं आपसे पहले भी मैं आपके इसी चंग में ये बात कर रहा था कि आपको अब अपनी जात से उठ के सोचना चाहिए यार, पाकिस्तान के लिए सोचें, क्या बहुत कुछ हो गया अब, और क्या इस मुल्क के साथ आप खिलवाड़ करना चाहते हैं? अगर आप समझते हैं कि शाहरा बंद करके मुल्क तरक्की कर लेगा तो कर लीजिए, अगर आप समझते हैं हुकूमत गिरा के आप तरक्की करना चाहते हैं कर लीजिए, मुझे तो कोई इतराज नहीं है भाई। न मैं कौन होता हूँ इतराज करने वाला? मैं अचकजई साहब पे कैसे इतराज कर सकता हूँ, मौलाना साहब पे कैसे कर सकता हूँ, या मैं GDA से कैसे इतराज कर सकता हूँ? अगर हाँ ये समझता हूँ कि अगर ये चीजें जो हैं, जो सोच इनकी है, अगर उससे मुल्क कामयाब होता तो ठीक है, कर ले। और अवाम अब नादान तो नहीं है, इसे मतलब नासमझ भी नहीं है, उनको समझ है कि आपको थोड़ा वक्त देना चाहिए हुकूमत को। हुकूमत अगर समझ जाए, मुल्क समझ जाए, तरक्की चल पड़े, तो मेरे ख्याल में ये सबके लिए बेहतर। बहुत शुक्रिया शेख रुहेल असगर साहब, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। पाकिस्तान लीग नून के सीनियर रहनुमा, और उनका नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत को कुछ वक्त मिलना चाहिए, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह,
और एहतजाज भी जमहूरी हक ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान के जो कौमी मफादात है, मईशत है, उसको देखा जाए और फिर उसके बाद फ़ैसले किए जाएँ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएँगे तो पाकिस्तान की सारी सूरत हाल, इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला और उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, क्या करेगी, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बातचीत करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने आज जो कौमी असम्बली में खिताब किया है उसमें बड़ी अहम 2-3 बातें की हैं। एक 9 मई के वाक़यात के हवाले से उन्होंने अदालती तहकीकात के लिए जो अदालती कमीशन की बात की जा रही है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल इसकी मुतालबा कर रहे थे जब से 9 मई हुआ। अभी रिसेंटली KP के नए जो वज़ीर आला मुंतखब हुए अली अमीन गंडापुर, उन्होंने भी कहा है कि वो 9 मई के वाक़यात की अदालती तहकीकात करेंगे। इसको बिलावल भुट्टो साहब ने इसकी तायीद की है और ये बड़ा अहम स्टेटमेंट है। 9 मई के जब वाक़यात हुए थे तो उसके बाद से ऐसी चीज़ जो है कि पीपल्स पार्टी PMLN या इस तरफ से नहीं बल्कि सिर्फ PTI की तरफ से थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपना ये स्टैंड लिया है। इसके साथ साथ जो हुकूमत साजी के अंदर अभी सदारती इलेक्शन और उसमें बड़े अहम 1-2 डिसीजन इलेक्शन कमीशन का डिसीजन भी हुआ और फिर बलूचिस्तान में जिस तरह से हुकूमत साजी हुई और चेयरमैन सेनेट के हवाले से बड़ी बातें चल रही हैं, तो ये अमूर होंगे जिन पे बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अखुंदजादा चट्टान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चट्टान साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। पहली बात तो इसी पे हम कर लेते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो आज 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के हवाले से अदालती कमीशन की तायीद की है कि ये एक बड़ा चेंज आया है पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के अंदर। पहले इसके ऊपर जो है कि वो जो कार्रवाई चल रही थी उसी को सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए अदालती और इसके असल मुहर्रिकात को देखा जाना चाहिए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारा कोई नया मौक़िफ़ नहीं है। चेयरमैन बिलावल साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर लीडर ने बार बार ये कहा है कि हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए, चाहे वो हम है या कोई और है। जो 9 मई का वाक़या है इसको हम नहीं भूल सकते। हम शोहदा के वारिसा है। इस दिन हमारे शोहदा के मुजस्सिमों को ज़मीन पे गिरा के घसीटा गया। उस दिन जो है हमारे शोहदा की तस्वीरों की बेहुरमती की गई। तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इन लोगों को वाकई करार सजा मिले, जिन लोगों ने हमारे शोहदा की तस्वीरों की बेहुरमती की है, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान को जलाया है, जिन लोगों ने कायद आज़म के घर को जलाया है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होना चाहिए। लेकिन साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि कोई बेकसूर जिसके साथ आपका कोई सियासी इख्तिलाफ हो या आपकी शक्ल, आपको इनका शक्ल पसंद नहीं हो और आप इसमें भी जाके उसको पेट करें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दरीना मुतालबा है कि तहकीकात होना चाहिए और तहकीकात के बाद जो जिम्मेदारान सामने आए इसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम शोहदा के वारिसा है और इस दिन शोहदा के जो दुश्मन ने हमारे लोगों को शहीद किया, इनके जनाजे घरों में आ गए तो इनके वारिसा एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे और वो इस अज़म के इजहार करते थे कि अगर हमारी 100 बच्ची भी हो तो हम इस मुल्क पे कुर्बान कर देंगे। इन लोगों ने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया है। तो इनके वारिसा को इस दिन इतना तकलीफ नहीं हुआ था इनकी शहादत पे, बल्कि खुशियां मना रहे थे। लेकिन इस दिन इन लोगों के दिलों को जो तकलीफ पहुंचा, जो दुख पहुंचा, जिस दिन शोहदा के तस्वीरों के मुजस्सिमों की बेहुरमती हो रही थी, वो रो रहे थे कि क्या हमारे बच्चों ने, हमारे अपनों ने हमें बेसहारा छोड़ के और इस मुल्क पे अपनी जान इसलिए कुर्बान किया कि फिर इस मुल्क के लोग अपनी सियासी मकासद के लिए, अपनी सियासी गरज के लिए, अपने गलत एजेंडे के लिए हमारे शोहदा की तस्वीरों को जमीन पे घसीटेंगे और गिराएंगे और इनकी बेहुरमती करेंगे। हमें जो है बुलवतनी की दर्स देते थे तो हमें मेजर अजीज भट्टी की कहानी कोर्स में पढ़ाते थे। मेजर अजीज भट्टी के तस्वीरों के और इनके बेहुरमती हुई है। तो हम जरूर चाहते हैं कि इन लोगों को सजा मिले, होना चाहिए, असल मुजरिमों तक बिल्कुल पहुंचना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मैं ये चाहूँगा कि अभी आपने कहा कि इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन 9 मई से लेकर अब तक हमने देखा कि बेशुमार ऐसे लोग जिनके फॉरेंसिक के अंदर नाम थे लेकिन सिर्फ महज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सियासी मकासद हासिल किए गए, फिर उनको छोड़ दिया गया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि 9 मई की सुबह को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला हुआ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, गैर कानूनी अमल था कि इनके खिलाफ मुकदमात कायम किए जाएँ।
वो भी नए 9 मई के मुजरिम हैं जिन्होंने अदालत पे हमला किया था। तो क्या आपकी पार्टी ये मुतालबा भी करेगी कि अभी तक वो मुकदमा नहीं हुआ, उसके उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए? हमारे हर एक के लिए मुतालिबा है, अपने लिए भी है और दूसरों के लिए भी है कि इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती हो। हम्म, कानून से ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं हो। मुल्क के हम्म, आईन और कानून को कोई भी नहीं तोड़े। हम्म, सबसे ज्यादा ताकतवर जो हो वो हमारे मुल्क का आईन हो और हमारे मुल्क को कानून हो। हम्म, जो भी हमारे मुल्क के कोई भी कानून तोड़े, कोई भी आईन तोड़े, इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए हम्म, और इसको कार्रवाई की सजा देना चाहिए। हम्म, उसको देखे बगैर कि इसका नस्ल क्या है, इनका डोमिसाइल क्या है, हम्म, इनके सियासी वाबस्तगी क्या है, उनको छोड़ के हम्म, इससे हट के इसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, जो भी इस मुल्क के आईन और कानून को तोड़े। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बड़ा अभी आज ये डिसीजन हुआ इलेक्शन कमीशन का। पाकिस्तान में हुकूमत साजी का अमल चल रहा है, अभी सदारती इलेक्शन भी होना है। हुकूमत साजी कंप्लीट हो गई है, तो रिज़र्व सीट के ऊपर फैसला भी रिज़र्व था जो आज सुनाया इलेक्शन कमीशन ने, और ये कहा कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है, जो तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान मुंतखब होकर आए और फिर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत, क्योंकि उनका अपना जो शनाख्ती निशान था उनका, वो इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया था उनसे। तो अब वो रिज़र्व सीट उनको नहीं दी जाएंगी, बल्कि वो ये कहा जा रहा है कि अब इनको या पीपल्स पार्टी को या MQM को, जिन्होंने आके इलेक्शन कमीशन में क्लेम किया आखिरी दिन के जी हमें दिए जाएं, तो उनको दिए जाएंगे। तो इस फैसले को आप समझते हैं कि ठीक है ये फैसला? देखिए जी, ये फैसला हुआ है 4-4-1 के हिसाब से। 5 थे इसमें, या पांचों में से एक जो है, जो पंजाब का नुमाइंदा था, इन्होंने इसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। लेकिन फैसला अभी अभी आया है, मैंने ना शार्ट फैसला पढ़ा है ना इसका जो वो तफसीली फैसला है वो अभी तक आया है। जब शार्ट फैसला सामने आए, बंदा पढ़े, और जो इसका तफसीली फैसला है वो सामने आए, तो बंदा इससे इत्तेफाक कर सकता है या इससे इन्हिराफ कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर कोई फैसला किसी को पसंद ना आए तो इससे आगे वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रास्ते खुले हैं। और मेरे ख्याल में हमारे जो आईनी इदारे हैं, इनके फैसलों के साथ हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इदारों को मानना पड़ेगा, इदारों के फैसलों को मानना पड़ेगा। हमारे खिलाफ भी फैसले आए थे, हमने उसको तस्लीम किए थे। हाँ, तो ये कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ फैसला आया, हमने फैसले को तस्लीम किया। इख्तिलाफ इसके साथ हमारा था, अब भी आज भी इस पे केस चल रहा है। आज आज भी जजमेंट हम महफूज इसके हो लिए गया, लड़ रहे देखिए वो हैं कि क्या हमारे खिलाफ जो फैसला आया था वो गैर आईनी, गैर कानूनी था। लेकिन हम अपना केस अदालतों में लड़ रहे हैं, हम अदालतों से नहीं लड़ रहे हैं। तो लोगों को इदारे से नहीं लड़ना चाहिए, अपने फैसलों को अदालतों में लड़ना चाहिए। तो अगर किसी को समझता है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, तो वो इदारों से नहीं लड़े, जाके अपना केस इदारों में लड़े, जिस तरह के आज भी हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। अच्छा, ये जो हुकूमत साजी के हवाले से पीपल्स पार्टी में कुछ इबहम सा नज़र आ रहा है कि बलूचिस्तान में बड़ी मेहनत की पीपल्स पार्टी ने, लेकिन ऐन वक्त पे चीफ मिनिस्टर की तकर्री का मामला आया तो एक पैराशूटर आ गए। वो बाप पार्टी में थे, बाप पार्टी से कहीं और थे। जब केयर टेकर सेटअप में थे, फिर हुकूमत इलेक्शन अनाउंस हुए तो हुकूमत छोड़ के तो वो नून लीग से पीपल्स पार्टी और फिर वज़ीर आला बन गए। अभी सेनेट में भी गिलानी साहब से इस्तीफ़ा दिलवाया गया कि नेशनल असम्बली रखें। अभी 3 दिन वो नेशनल असम्बली के मेंबर रहे, आज वो सेनेट के कागजात नामजदगी जमा करवाने चले गए कि फिर वापस सेनेट जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी अपने फैसले खुद नहीं कर पा रही, उनसे करवाए जा रहे हैं। CM बलूचिस्तान या अभी चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी अनवारुल हक काकड़ का नाम लिया जा रहा है कि शायद मजबूर किया जा रहा है कि उनको बनाएं। तो आप समझते हैं कि ये सारा मामला क्या चल रहा है, या ये पार्टी के अपने फैसले हैं या वाकई बाहर से फैसले आ रहे हैं? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसले करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। जहां तक बलूचिस्तान के वज़ीर आला का ताल्लुक है, तो इसका फैसला करना था वहां के पार्लियामेंटेरियन को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और हमारे जो इत्तेहादी हैं, वहां पे जो MPAs है, जो मुंतखब अरकान है, इनमें से एक एक के साथ मुशावरत हुआ है।
फिर इज्तिमाई तौर पे मुशावरत हुआ है और जो नाम सामने आया है तो ये मौजूदा भुट्टी साहब का नाम सामने आ गया। अब सूबे के एमपीएस, सूबे के इलेक्टेड लोग बेहतर तरीके से समझते हैं कि हमें कौन लीड करे तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। तो ये बलूचिस्तान के जो नौमुंतखब अरकान थे, जो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और हमारे इत्तेहादियों के, तो ये इनका मुश्तरका फैसला है। और ये फैसला सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनके इत्तेहादियों ने भी किया, ये फैसला पूरा बलूचिस्तान की असेंबली ने कबूल किया। इसके मुकाबले में कोई बंदा ने कागजात जमा नहीं करवाई और अनापोज जो है वो वजीर आला बना है बलूचिस्तान का। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो फैसला किया था, हमने जो इंतखाब किया था, सही इंतखाब किया था। वो न सिर्फ ये कि हमारी कोलिशन और हमारी पार्टी के एमपीएस को काबिल कबूल था, बल्कि पूरी बलूचिस्तान की जो अपोजिशन के पार्टियां हैं उनको भी काबिल कबूल था और इसके मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ा। अच्छा, ये हुकूमत बनते ही जो मुत्तफिका हुकूमत थी बलूचिस्तान की, महमूद खान अचकज़ई साहब के घर पे जिस तरह से रेड हुआ और ऐन उस वक्त पे जब वो कौमी असम्बली में बड़ा तगड़ा खिताब करते हैं, और हमेशा उनका खिताब ऐसा ही रहा है हर दौर में, क्योंकि उनके असूल एक ही हैं, उनसे इख्तलाफ हो सकता है किसी को, और फिर वो सदारती उम्मीदवार भी हैं आसिफ जरदारी साहब के मुकाबले में। तो ये बड़ा अजीबोगरीब मौका का इंतखाब किया गया। अगर वो 2-2.5 कनाल उनकी ज़मीन अगर उन्होंने एक्स्ट्रा ली हुई है, आगे ये अभी बताया जा रहा है, तो क्या मुनासिब नहीं था कि इसको कुछ दिन इंतज़ार कर लिया जाता, सदारती इलेक्शन गुजर जाता? अभी जो है कि पीपल्स पार्टी पे ये एतराज़ किया जा रहा है कि वो सदारती उम्मीदवार थे और उन्होंने तकरीर बड़ी सख्त की असम्बली में, तो इसलिए शायद उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई। देखिए जी, मैं खुद भी इस वाक़े का पुरजोर मजम्मत करता हूँ और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस इस वाक़े का मजम्मत किया, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त किया और वज़ीर आला बलूचिस्तान से कि इस वाक़े का तहक़ीक़ात किया जाए। और साथ में ये भी कहा कि ये जो भी कर रहे हैं ये सदारती इलेक्शन को मुतनाज़िया बनाने के लिए इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये तो हमारे खिलाफ साजिश हो रही है और हमने इसका भरपूर मजम्मत किया है, चाहे वो महमूद खान अचकज़ई के साथ हों या किसी और के साथ हो। इस तरह के वाक़यात के हम भरपूर मजम्मत करते हैं, क्योंकि कोई टाइम भी होता है। अगर जिस तरह पहले आपने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उसको 9 मई के सारा सब कुछ भी माफ, हर 100 खून उसको माफ, अगर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं तो इसका मामूली सी गलती भी माफ नहीं किया जाता है। तो इस मुल्क को इन चीजों ने तबाह कर दिया। जब तक कि इस मुल्क में लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। मुल्क तब मजबूत होगा जब यहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलेगा। और इंसाफ यही चीज है कि अगर किसी ने गलती की है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, उसको माफी नहीं मिलना चाहिए। और अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है तो इसके खिलाफ कोई इंतकाम नहीं होना चाहिए। ये खुदा चरान साहब, ये अभी आपने कहा कि ये आपके खिलाफ साजिश हो सकती है, जो वक्त का इंतखाब किया गया अचकज़ई साहब के घर पे छापे का, तो मरकज़ में भी अभी चलो केयर टेकर तो कल परसों तक थे, लेकिन ये फ़ैसला तो सामने आ चुका था और अक्सरियत भी शहबाज शरीफ साहब के पास ही थी। सूबे में भी हुकूमत जो है वो आप ही की है, तो फिर ये साजिश किसने की है? हुकूमत तो आपकी थी। इसलिए तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने वज़ीर आज़म से भी कहा और चीफ मिनिस्टर से भी कहा कि आप लोग तहकीकात करें। ये तो जब तहकीकात होगा तो इसके बाद पता चलेगा कि ये किया किसने। अभी तो तहकीकात हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि ये किसने किया और किस मकसद के लिए किया। लेकिन हमने तो यही मकसद दिया कि ये हमारी सदारती इलेक्शन को मुतनाज़िया बनाने के लिए इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं। आपने भी यही तासुर लिया होगा, आपने भी यही तासुर लिया होगा कि ये इलेक्शन का लड़ रहा है और असेंबली में स्पीच किया तो इस वजह से इसके घर पे छापा पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, हर बंदा यही कह रहा है। अच्छा, सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, ये बताइएगा कि केपी और वफाक हुकूमत के तल्लुकात आप कैसे देख रहे हैं? कि अभी आज केपी के चीफ मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर की हलफ बर्दारी में भी नहीं आए और वो कह रहे हैं तो फॉर्म 47 वाले हैं, हम तो इनको तस्लीम भी नहीं करते। तो ये अगर तल्लुकात ऐसे ही रहे तो फिर कैसे आगे निज़ाम चलेगा? देखिए जी, केपीके के जो वज़ीर आला है और वहाँ पे जो असेंबली है उसको अवाम ने मैंडेट दिया है इसलिए कि हमारे बेरोजगारी को ख़त्म करे, हमारी गुर्बत को ख़त्म करे। पुख्तनख्वा में दहशतगर्दी ने
बदतरीन शक्ल में सर उठाया है, दहशतगर्दी के पे काबू पाए। अवाम ने अपने हालात के बेहतरी के लिए, सड़कों बनाने के लिए, स्कूल हॉस्पिटल बनाने के लिए हुकूमत को मैंडेट दिया है। अब हुकूमत को चाहिए कि वो वही काम करे जो अवाम उनसे तवक्को रखते हैं। अपनी लड़ाई, अपनी सियासी मकासद को एक तरफ रखी। अगर उन्होंने इंतकाम, अपनी सियासी मकासद को एक तरफ रखे और इस तरीके से काम किया, फिर तो इनके अच्छे ताल्लुकात होंगे। हमारे दौर में भी पीटीआई का हुकूमत और हमारा चीफ मिनिस्टर जो था सन का, वो इनके साथ अच्छी ताल्लुकात रखते थे अपने सूबे के, जो क्योंकि चले ये इनका फर्ज है। तो अगर ये करेंगे तो अपनी सूबे को तरक्की देंगे, अगर नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल मसाइल में ज़्यादा वफाक पे बढ़ेंगे। बहुत इसका असर शुक्रिया। नहीं पड़ेगा, इनके अपनी सूबे और अपने अवाम पे इसका बहुत बुरा बहुत असर शुक्रिया। पड़ेगा। खजनुद्दीन चट्टान साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमसे बातचीत कर रहे थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी, सदारती इलेक्शन और KP वफाक के तल्लुकात किस नोयत के हो सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।